अरब ममालिक जो कि इसराइल को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे और लफ्ज़ इसराइल उनके लिए गाली से कम नहीं था। इतनी नफ़रत थी उनको इसराइल से, अखबार हो जाए, रेडियो हो जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसराइल का लफ्ज़ लिखना और बोलना पसंद नहीं करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अरब ममालिक ने भी इसराइल को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान और इंडिया जो कि इसराइल के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, इवेंचुअली जाके इंडिया ने भी इसराइल को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान अभी इसराइल को एक स्टेट नहीं मानता और इसराइल एक स्टेट है भी नहीं है। बेसिकली उन्होंने इलीगल तौर पे अपनी सेटलमेंट्स एक्सपैंड किया कि फ़लस्तीन में और जो है वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ। इस सारे इशू में डिटेल पे बात करेंगे। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज फ़लस्तीन और इसराइल के इशू पे बात करेंगे। अगर हम लोग फ़लस्तीन की हिस्ट्री के देखें तो फ़लस्तीन बेसिकली मिडल ईस्ट में आता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो अरब ममालिक हैं और फ़लस्तीन जो है वो ऑटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया के अंडर था। और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और ज्यूज़ के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन चूँकि ये खिलाफत उस्मानिया के अंडर था तो इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। और खिलाफत उस्मानिया ने जो उस टाइम सेंसस करवाया था उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। इसके अकॉर्डिंग तकरीबन 2% के करीब यहाँ पे ज्यूज़ थे। उसके अलावा ज़्यादातर आबादी जो है वो मुसलमानों की ही थी। अगर हम लोग तारीख़ की बात करें तो देखा जाए तो ज्यूज़ के साथ शुरू से ही बड़ा नफरत अंगेज़ सलूक होता आ रहा है। बड़ी उनके खिलाफ कत्ल गारत होती रही है। तो जितनी भी ज्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन थी वो ये समझती थी कि ज्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक हल है कि ज्यूज़ के लिए एक अलहदा जो है वो वतन बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए। तो लेट 1800s में जाके ज्यूज़ को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। इसकी मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से जो है वो वायरल होना शुरू हुई और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और ज़ियोनिज़्म के नाम से एक मूवमेंट का आगाज़ होता है जो कि मुतालबा करती है कि ज्यूज़ को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का पूरा हक हासिल है जहाँ पे वो अपनी मर्जी से रहें। लेकिन ज्यूज़ ये समझते थे कि उनकी स्टेट जो है वो पैलेस्टीन में ही बननी चाहिए क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और वो उनके रिलीजियस बिलीव्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो 1881 में जाके ज्यूज़ ने जो डिफरेंट जगह पे डिस्पर्स हुए थे उन्होंने जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी टुवर्ड्स पैलेस्टीन और वहाँ पे आके उन्होंने पहले रहना शुरू कर दिया। क्योंकि फ़लस्तीन उस टाइम अंडर ऑटोमन एम्पायर था, मुसलमानों की आबादी वहाँ पे ज़्यादा थी, क्रिश्चियंस भी थे। तो जब ज्यूज़ ने वहाँ पे आके रहना शुरू किया तो उनको इतनी नफ़रत और मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। वो आके वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। उनके ख़िलाफ़ नफ़रत कम थी और वो पीसफुली तीनों मज़हब के लोग रह रहे थे। लेकिन ज्यूज़ का अल्टीमेट गोल यही था कि हमने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है। और जब इस चीज़ की खबर उस वक्त के जो बादशाह थे ऑटोमन एम्पायर के, उन तक पहुँचती है कि जो ज्यूज़ हैं वो फ़लस्तीन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, ज़मीनें ख़रीदना चाहते हैं, तो वो इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। और जब इस चीज़ की खबर बरतानिया को पता चलती है कि जो मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन में ज्यूज़ को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना देना चाहते, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ होता है जिसमें बरतानिया, फ्रांस का साथ देते हैं अरब ममालिक। क्योंकि बरतानिया उनको ये ऑफ़र करता है कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे हमारे साथ मिलके तो हम ज्यूज़ को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाने देंगे और सारा का सारा फ़लस्तीन अरब ममालिक के हवाले कर देंगे। बरतानिया जो कि हमेशा डबल गेम खेलता आ रहा था, उन्होंने यही ऑफ़र जो है वो ज्यूज़ को कर दी कि अगर सारे ज्यूज़ मिल के बरतानिया का साथ देते हैं तो ये सारा फ़लस्तीन हम लोग ज्यूज़ के हवाले कर देंगे। और ये वो वक्त था जब बरतानिया की सल्तनत काफ़ी एक्सपैंड कर गई थी और उन्होंने तकरीबन और बरतानवी राज जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुका था। क्योंकि अगर जो अरब ममालिक थे वो ऑटोमन एम्पायर का साथ देते तो शायद बरतानिया का राज कभी भी इतना एक्सपैंड ना करता। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो एग्रीमेंट के मुताबिक आधा मिडल ईस्ट जो है वो फ्रांस के पास चला गया और आधा मिडल ईस्ट जो है वो बरतानिया के पास आ गया। लेकिन जो फ़लस्तीन का हिस्सा था 1917 से लेके 1948 तक बरतानिया के कब्ज़े में आ गया और बरतानिया ने इसके ऊपर राज किया। और 1917 ये वो दौर था जबकि एडोल्फ हिटलर को जो है वो गवर्नमेंट में पावर मिली और उन्होंने यहूदियों को वो मारना शुरू किया, वो उनकी पिटाई लगाई कि यहूदी डर के जो है वो जर्मनी से, पोलैंड से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो डिफरेंट जगह पे जाके छुपना शुरू हो गए। लेकिन जो कुछ ज्यूज़ थे जिनके अंदर रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा थे, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पैलेस्टीन की तरफ मूव करना शुरू किया। बरतानिया ने पहले तो उनको वेलकम किया कि ज्यूज़ आए, वहाँ पे रहना शुरू हुए। लेकिन इवेंचुअली बरतानिया ने जब ये देखा कि काफ़ी लोग आ रहे हैं तो उन्होंने ज्यूज़ का वहाँ पे दाखिला बंद कर दिया। लेकिन जो ज्यूज़ वहाँ पे मौजूद थे वो उन्होंने अंदर ही अंदर जो है डिफरेंट प्लानिंग शुरू कर दी कि किस तरह जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे
बना सकते हैं। लेकिन 1946 के एंड पे जाके वहाँ पे भी हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गए। वहाँ पे भी डिफरेंट जो है वो बगावतें स्टार्ट होना शुरू हो गई। ज्यूज़ अपने लिए लड़ रहे थे, मुसलमान अपने लिए लड़ रहे थे, हालांकि वो इलाका मुसलमानों का ही था। तो जब बरतानिया ने ये देखा कि अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो 1948 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फ़लस्तीन में अपना राज ख़त्म करके जा रहे हैं। और उन्होंने वही एंड पे चवल मारी जो वो हमेशा मारते। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट स्टेट ज्यूज़ भी अपनी बना लें, मुसलमान भी अपनी बना लें। लेकिन जो हिस्ट्री में जो मरकज़ी किरदार हैं वो दो थे। एक थे शाह फैसल और एक उनके वालिद थे किंग अब्दुल अजीज़, जो कि जिन्होंने सऊदीया की बुनियाद रखी थी। वो ये सारी सिचुएशन देख रहे थे और उनको खबर मिलती है कि अमेरिका भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ताकि ज्यूज़ जो है वो फ़लस्तीन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सके। तो फ़ौरन किंग अब्दुल अजीज़ ने जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट से रब्ता किया और उनको बताया कि मुसलमानों के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है फ़लस्तीन की जगह, और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ये इलाका शुरू से ही मुसलमानों के पास रहा है। तो रूज़वेल्ट ने उस टाइम किंग अब्दुल अजीज़ से ये वादा किया कि फ़लस्तीन का जो फ़ैसला है कि यहाँ पे ज्यूज़ की इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये फ़ैसला आपसे कंसल्ट किए बगैर नहीं होगा। रूज़वेल्ट को जो है वो इस दौरान एक काफ़ी बीमार थे, अलील थे और उनको एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी और वो इसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं ट्रूमैन। ट्रूमैन को भी किंग अब्दुल अजीज़ वही वादा याद करवाते हैं कि जो रूज़वेल्ट ने उनके साथ किया था कि फ़लस्तीन में ज्यूज़ की इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनेगी। और उन्होंने भी किंग अब्दुल अजीज़ से यही वादा किया कि आपसे कंसल्ट किए बगैर नहीं फैसला होगा। सऊदीया के किंग थे तो उनके जो सबसे जीनियस बेटे शाह फैसल, जिनके ऊपर जो लाइलपुर का नाम फैसलाबाद हुआ, फैसल मस्जिद भी इस्लामाबाद में है, वो फॉरेन मिनिस्टर थे और वो ये सारी सिचुएशन देख रहे थे, सारे जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स थे उनको हैंडल कर रहे थे। तो वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये सारे इसराइल के मैटर को खुद डील कर रहे होते हैं। तो जब इस मसले का कोई हल नहीं निकलता तो ये डिसाइड होता है कि इस मामले को, यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले को यूएनओ की जनरल असम्बली में लेके जाया जाएगा और उधर इसके ऊपर वोटिंग होगी और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला होगा। तो नवंबर 1947 में ये मामला जो है यूएनओ में जाता है और उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया को बने अभी 3 महीने ही हुए थे। तो जब ये वोटिंग उधर होती है तो इंडिया, अफगानिस्तान और जितने भी अरब ममालिक हैं वो इसराइल के खिलाफ वोट देते हैं। लेकिन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि जब अमेरिका, जो कि सऊदी अरेबिया से ये वादा कर चुका था कि उनकी कंसल्टेशन के बगैर इसराइल का फैसला नहीं होगा, वो इसराइल के हक़ में वोट देता है। और ना सिर्फ ये करता है बल्कि एक प्रॉपर लॉबिंग करता है और दूसरे ममालिक को कन्विंस करता है कि आप इसराइल को वोट दें। ये देख के अरब ममालिक के अंदर जैसे वो तन बदन में आग लग जाती है कि ये अमेरिका तो हमारे साथ डबल गेम कर गया है। तो उन्होंने अरब ममालिक ने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए, हालांकि अमेरिका, रशिया और सोवियत यूनियन उस टाइम बहुत करीब थे सऊदी अरेबिया के, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ हर तरह से लड़ेंगे और फ़लस्तीन को पूरा का पूरा हासिल करके रहेंगे। अब इस कहानी को फिर ओवरटेक करते हैं शाह फैसल, जो किंग अब्दुल अजीज़ के बाद किंग बनते हैं। और जो यूएनओ में 1947 में एक इजलास, जनरल असम्बली का इजलास होता है, जो उसके मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन वो निकालते हैं। वो कहते हैं कि जी 45% ऑफ द जो लैंड है वो मुसलमानों को दे दी जाएगी और जो 55% ऑफ द लैंड है वो ज्यूज़ को दे दी जाएगी। मतलब आप 22 चेक करें कि जो मुसलमानों की लैंड थी उसमें से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो ज्यूज़ को दे दी गई। तो अरब ममालिक को ये किसी भी तरह ये फ़ैसला पसंद नहीं आया और जो इसराइल के लोग थे, ज्यूज़ थे, उन्होंने इसको वक्ती तौर पे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो भी यही चाहते थे कि वो पूरा का पूरा फ़लस्तीन अपने कब्ज़े में लें और मुसलमानों को यहाँ से भगा दें। और फिर 1948 में जो 5 अरब ममालिक हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मिल के जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और पूरे का पूरा जो है वो फ़लस्तीन उनके कब्ज़े से निकाल लेंगे और उनको यहाँ से भगा देंगे। और उस टाइम जो है इसराइल को वो काफ़ी, और उस टाइम वो ज्यूज़ की काफ़ी मारकुटाई भी करते हैं, वो वहाँ से उनको भागने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन फिर इसराइल के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर अब हम यहाँ से भाग गए तो फिर तारीख़ में कभी भी हम लोग जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनता नहीं देखेंगे। जो ज्यूज़ के सोल्जर्स थे, जिन्होंने डिफरेंट जो है वो जंगें लड़ी हुई थी और उन्होंने जंग के जो डिफरेंट कोनों में बैठे हुए थे, उन्होंने फ़लस्तीन पहुँचना शुरू किया और डिफरेंट जो दुश्मन ममालिक थे उन्होंने जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया, उनको लेटेस्ट असला दिया और इवेंचुअली तौर पे इसराइल जो है वो 1949 में जाके ये जंग
जीत जाता है। और जो इलाका मुसलमानों का था वो मुसलमान वहाँ पे ही जो है वो रिफ्यूजीज़ बन गए। वो कब कोई जो है इस इजिप्ट में पनाह ले रहा है, कोई जॉर्डन में पनाह ले रहा है, और सब बेघर हो गए। और फिर ये मामला इसी तरह ही चलते रहे और शाह फैसल हो जाए और दूसरे जितने भी अरब ममालिक थे वो यही स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहे कि किस तरह जो है हम लोग जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, जो फ़लस्तीन का कब्ज़ा है, वो दोबारा अपने पास रखेंगे और मुसलमानों को जो है उधर आज़ादी से वो रह सकेंगे। लेकिन ये अब वापस लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ज्यूज़ थे उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी थी। वो वहाँ पे अपनी ज़मीनें ख़रीद रहे थे और सेटल में और पूरा तकरीबन उन्होंने कब्ज़ा, और वो पूरा कब्ज़ा कर चुके थे। और इसी दौरान जो फ़लस्तीन के लोग वहाँ पे मौजूद थे मुसलमान, वो जो है 1964 में PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं। और US और इसराइल फ़ौरन उसको ऊपर टेररिस्ट का टैग लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देती है। और फिर 1967 में दूसरी जो है वॉर का आगाज़ होता है बिटवीन अरब कंट्रीज़ एंड इसराइल। उसमें अरब ममालिक ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की होती है, लेकिन फिर भी वो वॉर जो है वो इसराइल जीत जाता है और उसमें भी अरब ममालिक को शिकस्त होती है। और उसमें ये होता है कि जो 1967 की वॉर होती है उसमें जो इजिप्ट के कुछ हिस्से थे उनके ऊपर भी जो है वो कब्ज़ा हो जाता है इसराइल का। और वेस्ट बैंक हो जाए, गज़ा हो जाए, इनके ऊपर भी इसराइल जो है वो अपना पूरी तरह कब्ज़ा जमा लेता है और उनकी आबादी वहाँ पे और उनकी जो है सेटलमेंट्स हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं। 1967 की वॉर में शिकस्त के बाद जो अरब जो शाह फैसल हैं और जो उनके इत्तेहादी हैं वो गुस्से से तिल मिला उठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब जो नेक्स्ट जब हम लोग अटैक करेंगे तो अब हम लोग हर सूरत में जो है वो इसराइल को शिकस्त देंगे। तो 1967 के 6 साल बाद यानी कि 1973 में तीसरी वॉर का आगाज़ होता है। इसमें जो है वो अरब ममालिक पूरी तरह धावा बोलते हैं इसराइल पे और उनको काफ़ी उनको मारते हैं, उनकी काफ़ी पिटाई होती है और वो वहाँ पे भागने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर अमेरिका जब ये देखता है कि इसराइल की तो अब हार हो रही है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि जदीद असला, जंगी साजो सामान इसराइल पहुँचाया जाए और अमेरिका फिर इसराइल की मदद करता है। और फिर इवेंचुअली जो है और जो फिर इसराइल की शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही होती है वो रुक जाती है। लेकिन उसके बाद ये डिसाइड होता है कि अब इसका जो फैसला है वो पीस टॉक्स के ज़रिए किया जाएगा। और क्योंकि उनको पता था कि अब हमारे हाथ से जो है वो इसराइल जाता नज़र आ रहा है। उसके बाद जो इसराइल है वो अपनी लॉबिंग करता है, वो डिफरेंट अरब ममालिक से जाके मिलता है जिसमें इजिप्ट होता है और वो उनको डिफरेंट ऑफ़र्स करता है। और इजिप्ट वो पहला अरब मुल्क बनता है जो कि इसराइल की सोवरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट करता है। और ये जो खबर है वो मुस्लिम वर्ल्ड को हिला के रख देती है। और इसराइल के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और उनको पूरा हक हासिल है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे रह सकें। और इसी डील के तहत जो इजिप्ट का कब्ज़ा, जो इजिप्ट के डिफरेंट इलाकों पे इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ था, इसराइल उनको वापस कर देता है। लेकिन 1979 तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1967 से जो इसराइल ने काम शुरू किया हुआ था कि वो लो प्राइसेस के ऊपर लैंड बेची जा रहे थे और अपने लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि वो यहाँ पे आके रहें, यहाँ पे जो है वो अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे। अब वो पूरी तरह गाज़ा में, वेस्ट बैंक में वो पूरी तरह जो है वो पूरी तरह फैल चुके थे। हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही थी कि जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेस्ट बैंक हो जाए, गाज़ा हो जाए, इनमें इसराइल का कोई लेना देना नहीं है। ये इलाके जो है वो UNO ने मुसलमानों को दिए हुए हैं, लेकिन इसराइल किसी भी तरह कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो धड़ाधड़ वहाँ पे अपने लोगों को आबाद कर रहे थे, कॉलोनीज़ बना रहे थे। लेकिन जैसे ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट इसराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट करते हैं, उसके 2 साल बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर से वही वॉर और वायलेंस स्टार्ट हो जाता है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल। लेकिन फिर इस चीज़ को ब्रेक लगाते हैं आके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फ़लस्तीन को जो है आपस में पीस टॉक्स करनी चाहिए, बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। और 1992 में पीस टॉक्स का आगाज़ होता है यासिक रबिन, और इसके ऊपर जो है यासिर अराफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड भी मिलता है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़ होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को 3 गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। और 1995 में वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने के बाद ये ऐलान करते हैं कि हम पूरे के पूरे फ़लस्तीन के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेंगे। और इसी दौरान 1980s में जो है फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ़लस्तीन के राइट्स के लिए लड़ने के लिए हमास ग्रुप कायम होता है
और वो जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़ होते हैं उनकी जो जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका भरपूर जवाब देते हैं। और अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़ और हमास ग्रुप में, जिस तरह हमने सुना होगा कि हमास ग्रुप ने वहाँ पे जो है उनके ऊपर रॉकेट जो है वो लॉन्च किए, क्योंकि जिस तरह इलीगल तौर पे फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया है ज्यूज़ ने, दिस इज़ द, तो उनको पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का और अपनी आज़ादी लेने का। ये तो मैंने आपको सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।